आप सभी को मेरी तरफ से फिर से प्रणाम। उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप अभी थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हम आज फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के परिभाषा को समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे और समझेंगे कि आखिर यह होता क्या है। जैसे कि प्रकाश क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रभासी, किरण, किरण पुंज, प्रकीर्णन, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इन सभी के परिभाषा को हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि आखिर प्रकाश कहते किसे हैं। प्रकाश को अंग्रेजी में हम लाइट बोलते हैं। तो देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बता दीजिए कि आखिर प्रकाश से क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे प्रकाश से क्या होता है। प्रकाश से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि लाइट से किसी भी वस्तु को देखते हैं। अगर लाइट न रहे तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश वह साधन है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, अगर प्रकाश ना रहे तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। जैसे मान लीजिए कि रात हो गया है, अगर अचानक लाइट कट जाए तो अब कोई कुछ भी आप लोग दिखाई नहीं देगा। आप लोग कहेंगे कि फटाफट मोबाइल की तरह लाइट जलाओ। अगर मोबाइल नहीं मिला तो क्या कर लीजिएगा, कपार पर फोड़ लीजिएगा। पलंग पे हैं, वो अगर लाइट कट गया है तो पैर धरने का किधर, धरा गया किधर, तो अब गिर के गोड़ हाथ तोड़ लीजिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। आप अगर गर्मी के समय में देखिएगा तो सूर्य भगवान आकाश में खूब दिखाई देते हैं, ठीक है, खूब चमकते हैं। तो क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और खूब प्रकाश, एकदम कड़कड़ावा घाम उगता है, जिसको घाम बोलते हैं ना सिंपल भाषा में, कड़कड़ावा घाम उगता है। तो घाम उगता है तो क्या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी कि प्रकाश से गर्मी भी पड़ती है। और गर्मी क्या है, यह एक ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है। तो यानी कि आप इसको ऐसे भी समझिएगा, याद रखिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा है। जैसे आप लोग ऐसे देखिए, आप लोग सोलर को तो चार्ज करते ही होंगे। जो सोलर होता है बैटरी वाला चार्ज किया जाता है धूप में रखकर, तो उससे भी हमको चार्ज मिलता है, तो उससे हम बल्ब जलाते हैं, ठीक है। तो वह भी एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर हम अपने बल्ब को जलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रकाश भी एक ऊर्जा है। अब इतना चीज़ तो मैं आप समझ गए। अब आपसे मैं पूछूं कि आप एक और भी एक अच्छा सा परिभाषा डिफाइन कीजिए, तो आप लोग कैसे कहेंगे। तो आप लोग कैसे कहेंगे, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा है, कैसे है मैंने आपको समझा दिया अभी। तो आप लोग इसको ऐसे कहिएगा कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश का परिभाषा हो गया। अब देखिए, मैं आपको अभी एक चीज़ बताया, विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए, फिजिक्स को आप चाहिएगा रटने के लिए तो भाई मेरे कई किताब में आपको परिभाषा मिल जाएगा, वो आप वहाँ से रट सकते हैं। लेकिन रटिए नहीं, हर एक चीज़ का अर्थ को समझिए। एक बार देखिए, साइंस जल्दी से समझ में नहीं आता है, आप भी जानते हैं, लेकिन समझ में जो आ गया ना भाई, तो भूल नहीं पाइएगा। जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है वह हमारे पास ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। और जो चीज़ हमें परिश्रम करके मिलती है, खूब हम उसके लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर वह चीज़ हमें मिल गई तो वह जल्दी जाती नहीं है, ठीक है, वह हमारी हो जाती है। इसीलिए साइंस को आप समझिए। देखिए, मैंने आपसे अभी बोला कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऊर्जा तो आप समझ गए कैसे। तो देखिए, तरंग, याद रखिएगा, प्रकाश एक तरंग भी है, ठीक है। देखिए, अब तरंग को मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो फिर वीडियो का टॉपिक ही बदल जाएगा। अब चूंकि इसी वीडियो में बहुत कुछ बताना है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का इसके सिंपल सा समझिए। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। वैसा तरंग जिसको चलने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, मजा आने वाला है। देखिए, अभी आप मेरे आवाज़ को सुन रहे होंगे। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल के स्पीकर से जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा होगा। तो आप कैसे सुन रहे हैं मालूम है, क्योंकि हमारे पास वायुमंडल है, यहाँ आप वहाँ पे हवा है, इसीलिए आप मेरे आवाज़ को सुन पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, माता पिता से बात करते हैं, गुरु जी से बात करते हैं, तो आपके गुरु जी, माता पिता और आप जो आपके जो आवाज़ हैं, यह हवा के कारण, वायु के कारण ही सुनाई देता है। वहीं अब अगर चंद्रमा पे चले जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं, तो वहाँ पे हवा नहीं है। देखिए, अभी के लिए मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त, दो आध व्यक्ति है, आप हैं और आपके दोस्त हैं, वह चले गए चंद्रमा पे, और चंद्रमा पे आप गए और आप जब बात करेंगे एक दूसरे से, तो ना आपके बात आपके बात आपके दोस्त सुन पाएंगे, ना आपके दोस्त के बात आप सुन पाएंगे। ऐसा लगेगा कि हाँ मुंह को चला रहे हैं, लेकिन सुन नहीं पाइएगा। ऐसा लगेगा कि ऐसे लगेगा कि मुंह चला रहा है, लेकिन सुन नहीं पाएगा। मालूम है क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर वायु नहीं है, हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ध्वनि को चलने के लिए, अब ध्वनि मतलब किस, आवाज़, इसको साउंड बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब साउंड को चलने के लिए हवा की जरूरत थी।
तो एक माध्यम की जरूरत थी। हवा एक माध्यम है, ठीक है, एक मीडियम है, हवा की जरूरत थी। लेकिन प्रकाश जो है देखिएगा ये निर्वात में भी चलता है, निर्वात में भी गमन करता है, गमन मतलब चलना, और जहाँ हवा रहता है वहाँ पर भी चलता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात में, याद रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निर्वात में भी चल रही है, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है, जहाँ पे हवा भी नहीं है। और अभी देखिए प्रकाश पृथ्वी पर भी आती है, तो पृथ्वी पर हवा है, तो ये पृथ्वी पर ही आ रही है। जहाँ पर हवा नहीं है वहाँ पर भी चल रही है, और जहाँ पे हवा है वहाँ पर भी आ जा रही है। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी खास माध्यम की जरूरत नहीं पड़ रही है। जिस तरह हम ध्वनि को देखें, साउंड को देखें, आवाज़ को देखें, सब एक ही को बोलते हैं, तो वहाँ पर उसको चलने के लिए हवा की जरूरत थी। हवा एक माध्यम है, खास माध्यम की जरूरत थी। लेकिन देखिए जो प्रकाश है इसको चलने के लिए किसी खास माध्यम की जरूरत नहीं है। यह पानी में भी जानते हैं चलता है, पानी में भी चल सकती है, ठीक है। हवा वहाँ पर भी चलेगी, जहाँ हवा नहीं है वहाँ पर भी चल सकती है, ठीक है। तो यानी कि इसलिए कहते हैं कि प्रकाश जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इस प्रकाश एक ऊर्जा है। क्यों है, मैंने आपको अभी समझाया उदाहरण के सहित, ठीक है। तो आप प्रकाश का तो उम्मीद है कि डिफिनेशन समझ गए होंगे, फिर से देख लीजिए। देखिए प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, ठीक है। तो प्रकाश के डिफिनेशन को समझ गए। हो सकता है कि इसके पहले आप लोग रटते आए होंगे, लेकिन इस चीज़ को तो आप समझ गए। देखिए प्रकाश के भले, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, रटना नहीं है, ठीक है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, या फिर क्या होती है, और अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है। देखिए प्रदीप्त को अंग्रेजी में हम बोलते हैं लुमिनस। क्या बोलते हैं, लुमिनस। इसको हिंदी में दीप्तिमान वस्तु भी बोला जाता है। देखिए केवल आप प्रदीप्त बोलिएगा तो लुमिनस बोलिएगा, लेकिन प्रदीप्त वस्तु बोलिएगा तो लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलिएगा, ठीक है। और अप्रदीप्त वस्तु को हम लोग नॉन लुमिनस बोलते हैं, नॉन लुमिनस, ठीक है। देखिए अप्रदीप्त वस्तु बोलिएगा तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलना होगा, केवल अप्रदीप्त बोलिएगा तो नॉन लुमिनस बोलना होगा, ठीक है। तो आखिर प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो जिन वस्तुओं के पास अपनी प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है उन वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। देखिए अपनी प्रकाश मतलब समझते हैं लाइट, और अपनी ऊष्मा, ठीक है, खुद का प्रकाश और खुद का ऊष्मा होना चाहिए। ऊष्मा मतलब कि गर्मी। जलता हुआ बल्ब के उदाहरण ले लीजिए, जलता हुआ बल्ब के पास अपनी प्रकाश होती है और अपनी ऊष्मा होती है। देखिए ऊष्मा मतलब कि गर्मी। देखिए जब बल्ब जलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा कि बल्ब के पास जब अपने हाथ को ले जाइएगा तो थोड़ा सा आपको गर्मी लगेगा, तो गर्मी को ऊष्मा बोला जाता है, थोड़ा सा फैशन भाषा में, ठीक है। तो पर जिस भी वस्तु के पास अपनी प्रकाश होती है उसके पास अपनी ऊष्मा भी होती है। जैसे जलता हुआ लालटेन के देख लीजिए, उसके पास अपनी प्रकाश है, यानी कि अपनी लाइट है। अगर मान के चलिए कि रात के समय आपको लाइट चाहिए, ठीक है, उजाला चाहिए, आपको कुछ देखना है, तो आप लालटेन को बार दीजिए या फिर मोमबत्ती को जला दीजिए। तो जो लालटेन है, मोमबत्ती है, यह क्या प्रदीप्त वस्तुएं है। जैसे सूर्य को ही देख लीजिए, यह भी प्रदीप्त है, चूंकि इनके पास भी अपनी प्रकाश है, और प्रकाश है तो भाई ऊष्मा भी होगी। ऊष्मा कैसे होगी, देखिए गर्मी के टाइम में जब देखिएगा, जब सूर्य भगवान एकदम अच्छे से आकाश में दिखाई देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यानी कि सूर्य भी एक प्रदीप्त वस्तु हो गए। कोई भी जलता हुआ वस्तु अगर उसके पास अपना प्रकाश है तो उसका प्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं। अब एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। देखिए जो वस्तु प्रदीप्त न हो उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए यहाँ पे शब्द का अर्थ समझिए। प्रदीप्त का तो अर्थ समझ गए कि जिन वस्तुओं के पास अपनी प्रकाश होती है और अपनी ऊष्मा होती है उन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु, इसका बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। देखिए प्रदीप्त यहाँ पे लिख दीजिएगा और आगे अ लगा दीजिएगा तो बन जाएगा अप्रदीप्त। और कोई भी शब्द है अगर उसके पहले अ लग जाता है तो उसका ज़्यादातर अर्थ होता है, हर जगह तो नहीं लेकिन बहुत जगह अर्थ होता है नहीं, ठीक है। हर जगह देखिएगा अगर पहले अ लग जाएगा तो उसका अर्थ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे शब्द में अगर पहले अ लग जाए तो उसका अर्थ होता है नहीं। तो अप्रदीप्त का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो इसका शब्द से ही अर्थ निकालिए। और मतलब नहीं, प्रदीप्त मतलब जिसके पास अपनी प्रकाश हो, यानी कि वैसी वस्तु जिसके पास अपनी प्रकाश नहीं हो और अपनी ऊष्मा नहीं हो उस वस्तु को हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब सिंपल सा अर्थ है, बस देखिए कि जिस वस्तु के पास अपनी प्रकाश नहीं होगी तो उसके पास ऊष्मा भी नहीं होगी, ठीक है। तो यह अर्थ आप समझते हैं। जैसे मार्कर को ले लीजिए, इसके पास ना अपना प्रकाश है और प्रकाश नहीं हो तो ऊष्मा भी नहीं है, ऊष्मा मतलब कि गर्मी भी नहीं है, ऐसा लीजिएगा तो गर्मी लगेगा नहीं लगेगा, तो यह भी एक अप्रदीप्त वस्तु हो गई।
पृथ्वी है, यह भी एक अप्रदीप्त है, क्योंकि यह सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो हमको दिखाई देता है। देखिए चंद्रमा भी एक अप्रदीप्त वस्तु है। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि आखिर क्यों। देखिए आप लोग तो कहते होंगे कि चंद्रमा के पास तो अपनी प्रकाश हमको दिखता है, रात को उगते हैं तो हमको रोशनी दिखाई देता है। देखिए याद रखिएगा, चंद्रमा के पास अपनी प्रकाश नहीं है। जब सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर पड़ते हैं तब हमको चंद्रमा रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा चंद्रमा के पास अपनी प्रकाश नहीं है। जैसे बॉडी हो गया तो बॉडी अप्रदीप्त वस्तु है। क्यों है? इसके पास अपनी प्रकाश नहीं ना है, इसके पास अपनी लाइट है नहीं है। अब मान लीजिए कि लाइट कट गया तो इसको आप लाइन से जोड़िएगा तो ये उजाला देगा? नहीं देगा। यह भी एक अप्रदीप्त वस्तु है। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु को समझ गए होंगे कि आखिर प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है। ठीक है, अब चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर पारदर्शी वस्तु क्या होती है, ठीक है, और अपारदर्शी वस्तु क्या होती है, और अर्धपारदर्शी वस्तु क्या होती है। अर्धपारदर्शी, देखिए अर्धपारदर्शी को पारभासी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका दूसरा हिंदी नाम इसको पारभासी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके नाम से ही हम इसका अर्थ समझेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में, रटना नहीं है, ताकि अगर आप भूल भी जाते हैं तो याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है पारदर्शी, तो देखिए पहला शब्द यहाँ पे देख सकते हैं कि पार लगा है। पार का मतलब समझिएगा आर पार। आर पार मतलब समझता है कि एकदम आज लड़ाई होगा आर पार, नहीं तो वो जीतेगा नहीं तो हम जीतेंगे, नहीं तो हम कुछ आएंगे नहीं तो वो कुछ आएगा। तो जैसे मैं कहूँगा कि इस बोर्ड के आर पार, आर पार मतलब कि इससे हम निकल जाए, गुजर जाए, आर पार। ठीक है, जैसे मार्कर का आर पार, तो इस मार्कर से हम निकल जाए। तो आर पार मतलब कि समझिएगा आर पार, और दर्शी मतलब होता है दर्शन करना या फिर देखना, दर्शन करना, या फिर इसको बोल सकते हैं देखना। ठीक है, देखिए अब इसका इसी से आप परिभाषा इसको बना लीजिए। ठीक है, यानी कि वैसी वस्तु जिनके आर पार हम देख सके या फिर जिनके आर पार हम दर्शन कर सके। सिंपल भाषा में बोला जाए तो आप ऐसे कहिएगा कि वैसी वस्तु जिनके आर पार हम देख सकते हैं, वैसी वस्तु को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश आर पार जा सके, वैसी वस्तु को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए जल को ले लीजिए, जल के आर पार प्रकाश जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप बाल्टी में पानी भर दिए, तो बाल्टी में जब पानी भरिएगा तो आप पानी अगर फ्रेश है तो देखिएगा बाल्टी का नीचे वाला सतह दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा? यानी कि आर पार दर्शन हो जा रहा है। और क्यों दिख जाएगा? क्योंकि उस पानी से प्रकाश आर पार हो जा रहा है, इसीलिए वह दिख जा रहा है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। देखिए आप पोखर या तालाब को देखते होंगे, नदी को भी देखते होंगे, अगर उसका पानी बिल्कुल फ्रेश है तो आपको पोखर का जो नीचे वाला सतह है मिट्टी का, वह दिख जाएगा। यानी कि प्रकाश आर पार हो जा रहा है, हम उसके आर पार दर्शन कर रहे हैं। तो यानी कि पानी भी एक पारदर्शी वस्तु हुआ। जैसे आप लोग कांच का उदाहरण ले लीजिए, कांच मतलब कि शीशा। ठीक है, तो अब देखिएगा कांच के आर पार आप देख सकते हैं, तो अभी एक पारदर्शी वस्तु है। और क्यों देख सकते हैं? क्योंकि प्रकाश उसके आर पार हो जाता है। देखिए कांच और दर्पण में अंतर होता है। जो आप अपना मुंह देखते हैं वह दर्पण है, उससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, इसीलिए उसके आप आर पार नहीं देख सकते हैं। अगर आप दर्पण में देखिएगा तो ऐसे करिएगा तो आपका ही मुंह दिखेगा। दर्पण से क्या करते हैं, हम थूथून रंगते हैं, मेकअप वेकअप करते हैं। ठीक है, जबकि शीशा से देखिएगा प्रकाश आर पार हो जाता है। जैसे गाड़ी वाला देखिएगा, गाड़ी में जो साइड में लगा रहता है उसको चढ़ा देते हैं, फिर गिरा देते हैं। ठीक है, तो वह देखिएगा उससे प्रकाश आर पार हो जाता है, इसीलिए हम उसके आर पार देख सकते हैं। यानी कि क्या हुआ, कांच भी एक पारदर्शी वस्तु हुआ। जैसे प्लास्टिक का उदाहरण ले लीजिए, प्लास्टिक के आर पार भी हम देख सकते हैं, तो यह भी एक क्या हुआ, पारदर्शी वस्तु हुआ। तो अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए कि पारदर्शी वस्तु क्या होती है। अब चलिए अपारदर्शी वस्तु किसे कहती है, इसको समझ लीजिए। देखिए पारदर्शी तो मैंने आपको समझा दिया इजीली। अब देखिए यहाँ पे है अपारदर्शी, तो मैंने बताया कि अ का अर्थ नहीं और पारदर्शी मतलब का पार करना, पार करके देखना। ठीक है, तो यानी कि जिन वस्तुओं को हम, यानी कि सिंपल भाषा में कहा है कि जिन वस्तुओं का हम आर पार नहीं देख सके उन वस्तुओं को हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे इस व्हाइट बोर्ड को ले लीजिए, इसके आर पार नहीं देख पाएंगे तो ये अपारदर्शी वस्तु हो गया। इस मार्कर को लीजिए, आप ऐसे कीजिए, देखिए ऐसे कीजिए, आप आर पार देख पा रहे हैं। देखिए अभी आप नहीं देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो यह क्या हुआ, अपारदर्शी वस्तु हुआ। ठीक है, ईंटा ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, ये सब अपारदर्शी वस्तु हो गए। तो जिन वस्तुओं के आप आर पार न देख सके, अपारदर्शी वस्तु ले लीजिए। लोहा ले लीजिए, वो भी अपारदर्शी वस्तु हुआ, उसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। अब एक है अर्धपारदर्शी होता है, या फिर इसको पारभासी भी बोलते हैं।
देखिए यहाँ पर भी लगा है पारदर्शी और पहले लग गया है अर्ध। अर्ध का अर्थ होता है आधा। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका परिभाषा कैसे देंगे कि वैसी वस्तु जिनसे बहुत कम मात्रा में प्रकाश गुजर सके। ठीक है, वैसी वस्तुओं को हम अर्ध पारदर्शी कहते हैं। और भाई प्रकाश कम मात्रा में जाएगा तो सिंपल सा समझिए कि हम कम ही देख पाएंगे, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यानी कि वैसी वस्तु जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अब थोड़ा बहुत देखेंगे यानी कि बहुत कम दिखेगा, यानी कि बहुत कम मात्रा में प्रकाश जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप देखिएगा तेल लगा हुआ कागज, अभी तो आप करके भी अपने से देख सकते हैं। कागज ले लीजिएगा, उसमें तेल लगा दीजिएगा तो आपको उसमें आर पार बहुत थोड़ा बहुत चीज़ें देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक तेल लगा हुआ कागज को लाऊं और फिर यहाँ पे रख दूंगा, फिर यहाँ पे इस अक्षर को देखूँ, बोर्ड के देखूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो तेल लगा हुआ कागज भी अर्ध पारदर्शी वस्तु हो गया, यानी कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश बहुत कम मात्रा में गुजरे। तेल लगा हुआ कागज देखिए बहुत कम मात्रा में दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है, यानी कि प्रकाश कम उससे जा रही है। या फिर आप घिसा हुआ कांच का उदाहरण ले लीजिए। घिसा हुआ कांच से भी प्रकाश बहुत कम मात्रा में उसको आर पार करता है, तो इसलिए हमको कम दिखाई देता है। तो यह होता है अर्ध पारदर्शी, यानी कि प्रकाश जिसे बहुत कम मात्रा में जा सके, आधा जा सके, या फिर हमको थोड़ा बहुत दिख सके, वैसी वस्तुओं को हम अर्ध पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब अर्ध पारदर्शी वस्तुओं का सिंपल सा परिभाषा दे दीजिए कि वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश बहुत कम मात्रा में गुजर सके, वैसे वस्तुओं को हम अर्ध पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इन तीनों चीज़ों को आप समझ गए होंगे बहुत आसान भाषा में, इन शब्द को अर्थों के साथ। ठीक है, देखिए आप अभी सुने होंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, सुनाई दे रहा है? देखिए आज 22 जनवरी है, राम मंदिर का आज स्थापना हो गया है, आज राम मंदिर का उद्घाटन है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा चारों तरफ जो है प्रभु श्री राम का गाना बज रहा है। ठीक है, और इसी दिन मैं सोचा कि चलिए बहुत शुभ दिन है तो कुछ ज्ञान को बांटा जाए, तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर किरण क्या होता है और किरण पुंज क्या होता है। ठीक है, किरण, देखिए किरण को समझ जाइए तो आपके लिए किरण पुंज बहुत ही आसान हो जाएगा। किरण किसे कहते हैं? तो एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को ही हम लोग किरण कहते हैं। देखिए सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश आता है वह भी किरण के रूप में आता है। कोई भी प्रकाश है वह किरण के रूप में आता है। देखिए भले ही हमको वह नहीं दिखाई देता है लेकिन वह किरण के रूप में आता है। ठीक है, जैसे बल्ब का ही प्रकाश ले लीजिए, यह भी किरण के रूप में आता है। हर एक चीज़ का प्रकाश किरण के रूप में आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है और उस सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को हम लोग किरण कहते हैं। देखिए सरल रेखा क्या होता है? तो देखिए रेखा मतलब तो आप समझते हैं, इसको हम रेखा बोलेंगे। देखिए सरल रेखा का अर्थ होता है कि वैसी रेखा जिसकी चौड़ाई एकदम शून्य हो और लंबाई जो है लंबाई इसकी अनंत हो। जैसे आप देखिएगा, जैसे मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया है तो यह जो लाइन होगा यह सरल रेखा मानिएगा तो यह लाइन एकदम इसको लाइन को इसकी चौड़ाई 0 होगी। बहुत इसका मतलब कि अंदाजा नहीं लगा सकती, इतना छोटा होगा, 0 माना जाता है। और इसकी लंबाई अनंत होगी, यानी कि इसका कोई फिक्स नहीं कि कितना दूर जाएगा। इसी तरह प्रकाश चलती है। देखिए ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि यह सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य से जो और यह पृथ्वी है, तो सूर्य से जो प्रकाश आती है यह किरण के पृथ्वी तक यह किरण के रूप में ही आती है। किरण को ऐसे नहीं देख पाते हैं लेकिन किरण के रूप में ही आती है। ठीक है, देखिए भले हम सिंपल भाषा में देखें तो नहीं होगा, लेकिन अब जैसे साइंस पढ़िएगा तो साइंस के एकदम डीप में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक ऐसे देखते हैं कि किरण के रूप में चलती है। और किरण किसे कहते हैं? तो देखिए प्रकाश जब एक सरल रेखा में चलती है तो उसे ही हम लोग किरण कहेंगे। देखिए यह सरल रेखा हो गया, इसी को सरल रेखा बोलेंगे, तो यही किरण हो गया। जब प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है तो उसी को हम किरण बोलते हैं। चाहे बल्ब का प्रकाश हो, प्रकाश यानी कि लाइट, ठीक है, चाहे मोबाइल का प्रकाश हो, सब किरण के रूप में चलती है। तो अब किरण समझ गए कि क्या होता है। प्रकाश जब एक सरल रेखा में चलती है, गमन करती है, चलना आप बोल लीजिए फिर गमन बोल लीजिए, तो उसे ही हम लोग किरण कहते हैं। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए किरण पुंज जो होता है यह किरणों का समूह होता है। ठीक है, यानी कि किरणों के समूह को ही हम लोग किरण पुंज कहते हैं। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि यह सूर्य है और यह पृथ्वी है। तो आप जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक जब प्रकाश आता है तो यह इस रूप में आता है, किरण के रूप में। और किरण को जो है मैंने आपको बताया कि ऐसे दिखाया जाता है, तो यह ऐसे आता है, ऐसे। तो देखिए सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश आता है उसमें एक किरण नहीं रहता है, बहुत सारा, मैं इतना दिखाया हूँ इसमें बहुत सारा किरण रहेगा। तो यह जो एक किरण पुंज का उदाहरण है, यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर आपको केवल एक किरण मिले तो बहुत कम प्रकाश होगा, न के बराबर दिखाई देगा, लेकिन जब बहुत सारे किरणें आएंगी तो बहुत प्रकाश उजाला होगा। जैसे आप बल्ब को ही ले लीजिए, बल्ब से जो प्रकाश आता है उसमें बहुत सारे किरणें रहती हैं, वह भी किरण पुंज का उदाहरण है।
ठीक है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि खूब सारा जब किरण आएगी तो उसे हम किरण पुंज कहेंगे, और जब खूब सारा किरण आएगी तो खूब सारा लाइट होगा, खूब सारा उजाला होगा, तो वही किरण पुंज है। अब देखिए किरण पुंज के भी प्रकार होते हैं। देखिए परिभाषा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखिए किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि कहे तो किरण पुंज का 3 प्रकार है। पहला प्रकार है अपसारी किरण पुंज, इसका नाम क्या है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा है समांतर किरण पुंज। क्या? समांतर किरण पुंज। इसको डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं, इसको पैरेलल बीम बोलते हैं। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। जब बहुत सारे किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलती है, वैसे किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए फिर से समझिए, देखिए जब बहुत सारे किरणें एक बिंदु से, या फिर इसको कह सकते हैं कि एक वस्तु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलती है, तो उस प्रकार के किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह बल्ब है, ठीक है, मान लीजिए कि यह बल्ब है, तो बल्ब से देखिएगा यहाँ पे प्रकाश, जब मान लीजिए कि बल्ब को जलाया जाए तो यह प्रकाश देगा, तो प्रकाश ऐसे फैलेगा। ऐसे मैं आपको ऐसे दिखाया जाता है प्रकाश को किरण के रूप में, ठीक है, ऐसे ऐसे फैलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जब बहुत सारे किरणें एक वस्तु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैलेगी, ठीक है, या कुछ और दिशा होगा, या दूसरा दिशा होगा, या दूसरा दिशा होगा, तो ऐसे किरण पुंज को, चूंकि बहुत सारा किरण है तो इसको किरण पुंज कहेंगे, और तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। या फिर किताब में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जब एक बिंदु से निकलती है, तो बल्ब को आप बिंदु भी मान सकते हैं कि एक बिंदु स्रोत से निकल रही है, ठीक है। तो किताबी भाषा में मत जाइए। जब एक वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में फैलती है, तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं भाई? तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बिल्कुल आसान है। अब चलिए हम लोग अभिसारी किरण पुंज को समझ लेते हैं। बहुत सारे किरणें अलग अलग दिशाओं से एक जगह पर आती है, तो उस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। अब चूंकि बहुत सारी किरणें हैं तो इसलिए इसको किरण पुंज तो बोलेंगे, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि यह अलग अलग दिशाओं से एक जगह पर आती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। अपसारी किरण पुंज की विशेषता क्या थी कि यह एक वस्तु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैलती है, जैसे बल्ब प्रकाश देता है। अब अभिसारी किरण पुंज को समझिए। देखिए मान लीजिए कि यह एक कोई जगह है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई जगह है, और अगर यहाँ से इस जगह पे अलग अलग दिशाओं से बहुत सारी किरणें आएंगी, यानी कि प्रकाश आएगा, ठीक है, बहुत सारी किरणें आएंगी, तो इस प्रकार की किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। देखिए यह भी चूंकि बहुत ज़्यादा किरणें आ रही हैं, तो ये किरण पुंज तो है, लेकिन इसकी विशेषता है कि अलग अलग दिशाओं से एक बिंदु पे आ रही है, यानी कि एक जगह पर आ रही है, तो वैसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। अब समझते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है। जिस किरण पुंज में सभी किरणों की बीच की दूरी हर जगह समान होती है, समान मतलब कि हर जगह बराबर होती है, तो उस प्रकार के किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए कि कोई वस्तु से ऐसे प्रकाश निकल रहा है, तो देखिए अगर किरण ऐसे होगी, ठीक है, किरण ऐसे हो गई, तो यहाँ पर देखिए यह किरणों के बीच की दूरी हर जगह समान है। यहाँ पर जितना है वहाँ पर, यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर जितना है यहाँ पर भी उतना ही है, ठीक है। यहाँ पर जितनी इसकी दूरी है कि दो किरणों के बीच की दूरी जितना है, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी उतना ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे किरणें रहती, ऐसे रहती, ठीक है, तो देखिए इनके बीच की दूरी समान नहीं है, यानी कि समान मतलब बराबर नहीं है। यहाँ पर तो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर कम है, यहाँ पर फिर कम है और यहाँ पर इसकी तुलना में ज़्यादा है, तो यह समांतर किरण पुंज नहीं होगी। जब बीच की दूरी इनकी समान हो हर जगह, ठीक है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज बोलते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणों के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, वैसे किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज बोलते हैं। समांतर किरण पुंज में तो आपको परेशानी नहीं होगी, समांतर नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। देखिए अपसारी और अभिसारी में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है अपसारी, तो यहाँ पे पहले अप लगा है। अप मतलब होता है उठना, जैसे आपके मास्टर जी बोले क्यों लड़का अप, तो आप क्या करेंगे? खड़ा हो जाएंगे। अप मतलब कि उठना। तो याद रखिएगा जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु से उठेगी, यानी कि एक बिंदु से उठने का मतलब कि एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलेगी, तो उस प्रकार के किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है।
देखिए आप दो चीज़ को याद रखिएगा। एक तो आप जानते हैं कि एक किरणपुंज में सभी किरण एक बिंदु से निकलती है और एक में मिलती है। तो जो निकलती है उससे आप अप से याद कर सकते हैं, और जो मिलती है तो जो अपसारी नहीं है वो अभिसारी है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, इसको भी एकदम सिंपल भाषा में उदाहरण के साथ समझेंगे। देखिए, प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है बिखरना, बिखरना, या इसको बोल सकते हैं कि छितराना, बिखरना या छितराना, आप जिस तरीके से समझे। जैसे मान लीजिए कि आप एक लड्डू लिए हैं, तो देखिएगा जब लड्डू जमीन पे गिरता है तो एकदम बिखर जाता है। तो वह जो लड्डू बिखर गया तो उसे हम कहेंगे लड्डू का प्रकीर्णन, यानी कि लड्डू का बिखरना। देखिए मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं समझा सकूं। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको एकदम हुमचा के एक फाइट मारे, एक धूसा मारे, तो आप एकदम छितरा जाए, तो यह आपका जो छितरा है तो यह आपका प्रकीर्णन कहलाएगा। ठीक है, देखिए समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है छितरना या फिर बिखरना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रकीर्णन का स्कैटरिंग, और प्रकाश का प्रकीर्णन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रकाश का बिखरना ही प्रकीर्णन कहलाता है। अब प्रकाश कैसे बिखरेगा, ऐसे तो नहीं ना बिखरेगा, किसी न किसी चीज़ से टकराएगा तभी बिखरेगा। तो कैसे बिखरता है आइए समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह सूर्य हो गया और यह हमारा पृथ्वी हो गया। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल रहता है, पृथ्वी चारों ओर वायुमंडल से घिरी है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल एकदम फ्रेश नहीं होता है, वायुमंडल में धूल कण के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, और गैसों के भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, भले हम उसको अपनी आंखों से ऐसे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन रहती है धूल कण के छोटे छोटा टुकड़ा और गैसों के अणु। जैसे आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में जब कच्ची रोड हो तो देखिएगा जब हवा बहेगा तो पूरा रोड पर का पूरा धूल को उधियाने लगेगा, तो आपके मुंह पाएगा तो कहेंगे क्या भर दिया पूरा मुंह। या फिर देखिएगा बस वाला जब गाड़ी हाँकता है, तेज में रहता है, तो कच्ची रोड पर का पूरा गर्दा को उधिया देता है और आपके पूरा शरीर भर जाता है। हो सकता है कि आप गरियाई भी देते होंगे, झगड़ा भी कर लेते होंगे, थोड़ा सा ऐसा होता है कि ना, तो वो जो उसी को हम धूल कण बोलेंगे। तो वायुमंडल में ही पृथ्वी से पूरा धूल कण उधिया कर पूरा जाता रहता है। तो वही धूल कण के छोटे छोटे टुकड़ों से जब प्रकाश की किरणें टकराती है तो वह इधर उधर बिखर जाती है, और यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। धूल कण मतलब समझते हैं गर्दा माटी ना कहल जाला, गर्दा माटी समझते हैं, तो वही धूल कण है। देखिए यह वायुमंडल, यह पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी के चारों ओर देखिए ऐसे धूल कण रहेगा, बहुत छोटा छोटा होता है। आखिर मैं इतना छोटा छोटा दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं इतना बड़ा बड़ा बनाता हूँ। तो ये प्रकाश किरण इस धूल कण पे पड़ेगा ना तो यह उधर उधर बिखरेगा, यह प्रकाश की किरण इधर चला जाएगा, यह इधर चला जाएगा, यह इधर आया फिर इधर चला जाएगा, यानी कि इधर उधर बिखर जाएगा, और यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह धूल का छोटा टुकड़ा है, धूल कण का छोटा टुकड़ा है, तो जब इसमें प्रकाश की किरण पड़ेगी, देखिए यह इधर बिखर गई। ठीक है, यानी कि इधर चली है। मान लीजिए कि यहाँ पर भी है, इधर से प्रकाश आ रही है तो फिर इधर घूम गई, यहाँ पर है इधर से प्रकाश आ रही है तो यहाँ पे घूम गई, यानी कि इधर उधर प्रकाश की किरणें बिखर जाएगी, और यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। फिर से समझिए आसान भाषा में। देखिए जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। अब जो कि पृथ्वी तक आना है तो वायुमंडल से तो आना ही होगा, आपको घर में जाना है तो दरवाजे से ही होकर जाएगा, ऐसा तो नहीं पूरा दरवाजा पूरा घर को तोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में मौजूद धूल कण के छोटे छोटे टुकड़ों से जब टकराती है तो प्रकाश की किरणें इधर उधर बिखर जाती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रकाश का प्रकीर्णन अच्छे से समझ गए। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए परावर्तन का अर्थ होता है कि टकरा कर लौटना। जैसे आप लोग देखिएगा कि गेंदा को जो आप दीवार पे मारिएगा या फिर मिट्टी पे मारिएगा तो वह टकरा कर फिर वापस लौट जाएगी। जैसे ऐसे समझिए, जैसे मैं गेंदा को ले लिया और मैं फिर मिट्टी पे मारूं, ठीक है, तो जब ऐसे मैं मारूंगा तो गेंदा को इधर से मारूंगा, ऐसे छोड़ूंगा तो फिर गेंदा धरती पर लगेगी और फिर ऊपर की ओर आएगी। ठीक है, अगर मैं उसको दीवार पे मारता हूँ, तो अगर इधर से मैं दीवार पे मारता हूँ तो गेंदा फिर इधर की ओर आ जाएगी टकरा कर। ठीक है, तो वह जो गेंदा का तो जो गेंदा टकरा कर वापस लौटा तो उसे हम गेंद का परिवर्तन कहेंगे।
ठीक है। लेकिन इसमें पढ़ना है आपको प्रकाश का परिवर्तन, यानी कि प्रकाश का किसी चीज से टकरा कर वापस लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। और देखिए प्रकाश का परिवर्तन जो है हर एक वस्तु से नहीं होता है। देखिए प्रकाश किसी वस्तु से तभी टकरा कर लौटेगी जब वस्तु एकदम चिकना हो। जैसे गेंद को आप रूखड़ दीवार पे मारिएगा, यानी कि जो दीवार प्लास्टर नहीं हो तो अभी वो जब लड़ेगी तो वापस चली आएगी। धरती पे मारिएगा, धरती प्लेन हो या फिर ना हो, ऊबड़ खाबड़ हो तो भी मारिएगा तो टकरा कर वापस चली आएगी। लेकिन प्रकाश को देखिएगा तो रूखड़ दीवार पर उसका परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ऐसे समझिए, जैसे आप देखिएगा बल्ब को, तो बल्ब को देखिएगा तो किसी अगर कोई आपका दीवार एकदम चिकना है, पेंट है, और फिर इधर से बल्ब जल रहा है, तो देखिएगा जब दीवार जो बल्ब का प्रकाश उस दीवार पे पड़ेगा तो इसका छाई जो है इस ओर बनेगा। ठीक है, तो यह घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाया। प्रकाश का परिवर्तन किसी न किसी चिकने सतह से ही होगा। जैसे आप लोग देखिएगा, आप घड़ी पहनते होंगे तो देखिएगा घड़ी पर जब बल्ब का लाइट पड़ता है या फिर टॉर्च का लाइट पड़ता है या फिर जब सूर्य भगवान का प्रकाश जब पड़ता है तो इसकी छाई जो है दूसरी दिशा में बनती है। अगर जैसे इधर से आ रही है, मान लीजिए कि इधर से बल्ब जल रहा है, मैं घड़ी पहना हूं, तो इधर से जब आएगी तो इसका छाई जो है, घड़ी का छाई इधर की दीवार की तरफ बनेगा, इधर दीवार पे बनेगा। ठीक है, आप ऐसे अपने दोस्तों के साथ भी मजाक करते होंगे। ठीक है, उनकी आंखों पे ऐसे करिएगा, जैसे सूर्य जब देखिएगा कि खूब लाइट है तो घड़ी को कर लीजिएगा और फिर आपके दोस्त की तरफ ऐसे ऐसे लाइट को कीजिएगा उसकी आंख की तरफ, तो छाई की तरफ बनता है ना, वही प्रकाश का परिवर्तन है। इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह वाले वस्तु से टकरा कर फिर वापस लौटना ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यह मान लीजिए कि यह दर्पण है, और यह समतल दर्पण है। दर्पण में बताऊंगा तो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको भी बता दूंगा। ठीक है, देखिए दर्पण है, और दर्पण मतलब कि शीशा, जिससे आप लोग मुंह देखते हैं ऐसे, तो वह देखिएगा उसका सतह एकदम चिकना होगा। इसका सतह मतलब बताइए ऊपर वाला हिस्सा, जैसे इस बोर्ड का सतह यह वाला होगा, तो उसी तरह देखिएगा उस शीशा का सतह एक और तो पेंट किया हुआ रहता है, और जिस ओर पेंट किया नहीं हो रहता है उस ओर आप मुंह देखते हैं। तो यह वाला हिस्सा पेंट किया है तो इस पर तो प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा, तो इस ओर से प्रकाश आएगा तो इसके जब शीशा पर पड़ेगा, चिकनका पर, तो देखिएगा इस पर परिवर्तन होगा। जब इधर से आ रहा है ना तो फिर इधर की ओर भाग जाएगा। यानी कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह वाले वस्तु से टकराता है तो फिर वो वापस उसी ओर लौट जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे इस दर्पण को ले लीजिए, अभी एक वस्तु है, इसका सतह एकदम चिकना है, तो इस पे जब पड़ेगा और इधर से आ रहा है तो इधर की ओर ही लौट जाएगा, तो यही प्रकाश का परिवर्तन है। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? प्रकाश का टकरा कर लौटना, प्रकाश का किसी चिकनी सतह वाले वस्तु से टकरा कर फिर उसी ओर वापस लौट जाना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप प्रकाश का परिवर्तन समझ गए। ठीक, चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश के परिवर्तन से बिल्कुल उल्टा होता है अपवर्तन, यानी कि बिल्कुल विपरीत होता है। प्रकाश के परिवर्तन में प्रकाश जो है टकरा कर किसी वस्तु से लौट जा रही थी, लेकिन अपवर्तन में क्या होगा कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराएगी तो उस पर टकरा कर लौटेगी नहीं है, उसके आर पार हो जाएगी। कि जब वो आर पार होगी तो उसके दिशा में जो बदलाव होगा उसी बदलाव को हम अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि यह पोखर है, तालाब है और यह पानी है। ठीक है, तो देखिए जब सूर्य की प्रकाश किरण इधर से आएगी, ठीक है, तो जब इधर से आएगी तो यह पानी पर पड़ेगी नू, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन इसकी दिशा में बदलाव होगी। ठीक है, देखिए इसकी दिशा में ऐसे बदलाव होगी। इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको जाना चाहिए एकदम सीधे। चूंकि आप जानते हैं कि प्रकाश एकदम सीधी चलती है, तो इसको तो जाना चाहिए था सीधे, लेकिन यह थोड़ा अपने दिशा से भटक गई, और इसी भटकाव को हम अपवर्तन कहते हैं। अब इसको आप लोग ऐसे समझिए उदाहरण के साथ। देखिए आप लोग देखते होंगे कि जब आप गांव में मैच खेलते होंगे तो जब आप बैट से एक बॉल को मारते होंगे तो देखिएगा अगर कोई आसपास पूस के घर रहे तो उस पूस के घर का जब टाटी पर एक गेंदा लगेगा ना तो गेंदा जो है उस टाटी के आर पार हो जाएगा, उस पूस के घर के आर पार हो जाएगा। लेकिन वो आर पार होगा तो आप लोग एक चीज को नोटिस कीजिएगा कि उसके दिशा में बदलाव होगा। जैसे मान लीजिए कि टाटी के घर है और आप लोग गेंदा को ऐसे फेंके या फिर मारे, तो गेंदा यहाँ पे टाटी तक आया, और गेंदा को एकदम सीधे जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, एकदम सीधे जाना चाहिए था, लेकिन गेंदा एकदम सीधे नहीं जाएगा, इसके दिशा में परिवर्तन होगा, यह ऐसे घूम जाएगा। तो यह जो इसके दिशा में जो परिवर्तन हो गया, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यह जो ऐसे घूम गया, घूम के नीचे गिर जाएगा। तो यही जो बदलाव है इसके दिशा में, इसको जाना चाहिए था ऐसे इस दिशा में, लेकिन यही भटक गया अपने दिशा से, अपने मार्ग से, तो इसी भटकाव को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब इसको फिजिक्स के भाषा में कैसे बोले यह भी जरूरी है। तो देखिए यह हो गया विरल माध्यम। विरल माध्यम, देखिए यह वायु है और यह जल है। देखिए आप जानते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं।
आप जानते हैं कि पानी की तुलना में हवा में, वायु मतलब कि हवा, इसमें प्रकाश की चाल अधिक रहती है, यानी कि प्रकाश इसमें खूब तेज चलता है, लेकिन पानी में आते आते इसकी चाल कम हो जाती है। देखिए इसीलिए आप देखिएगा पानी में जब कोई वस्तु है या फिर मछली है तो हमको उतना फ्रेश नहीं दिखाई देगा या अलग दिखाई देगा, देखते होंगे आप लोग। लेकिन वही आप खुला में चले जाइए, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे है तो आप देख पाइएगा अच्छे से, हाँ वह व्यक्ति है, कौन सा कपड़ा पहना है। लेकिन वही व्यक्ति पानी में चल जाए तो उसके चेहरा को पहचानने में मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल कम है, प्रकाश की चाल कम है, यानी कि प्रकाश उसमें कम मात्रा में धीरे धीरे जा रहा है, कम मात्रा में प्रवेश कर पा रहा है। और किसी वस्तु को देखने के लिए हम प्रकाश वहाँ पे अच्छे से मौजूद है, ठीक है, तभी हम उसको देख पाएंगे। और पानी में तो कम रहता है, इसी कारण हम पानी में किसी चीज़ को अच्छे से नहीं देख पाते हैं, यही कारण है। तो यानी कि जल में प्रकाश की चाल कम होती है, उदाहरण के साथ आप समझ ना गए। और वायु में अधिक रहती है, तो जिसमें अधिक रहेगी उससे विरल माध्यम, और जिसमें कम रहेगी उससे सघन माध्यम। तो वायु की तुलना में पानी सघन माध्यम हो गया। इसको आप लोग ऐसे परिभाषित कीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में जो बदलाव होता है उसी बदलाव को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप प्रकाश के अपवर्तन को अच्छे से समझ गए, ठीक है। देखिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।